नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज जिस त्यौहार को हम लोग मना रहे हैं उस रक्षाबंधन के विशेष पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को सदैव प्रसन्न रखे। वीडियो बनाने के क्रम में ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया, कारण कई थे, जैसे टीजीटी पीजीटी के पेपर भी होना, और दूसरी चीज़ कि आप ही की तरह हम भी हैं। जैसे आपको याद दिलाना पड़ता है कि पढ़ लो, वैसे हमें भी स्मरण कराने की आवश्यकता होती है कि चलो वीडियो बना लिया जाए। कई लोगों ने कहा, तो छुट्टी भी हमें देखनी पड़ती है कि जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन बनाने की बात होती है। तो आज अवकाश का दिन है स्कूल में, तो आज बनाने के लिए तैयार हुए हैं। और लोगों ने बताया कि जो है थोड़ा सा भैया अवस्थाओं को एक बार कंपैरिजन करके क्लियर कर दिया जाए, तो उसके एवज में हमने प्रयास किया है। हम लोगों ने अभी तक बाल विकास की जो अवस्थाएं पढ़ रखी हैं उन अवस्थाओं को आज हम लोग अनुपातिक रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, या हम लोग कह लें कि जो स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, वो हमने अभी तक आपको 3 बता रखी थी। एक बता रखी थी आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्हीं 3 अवस्थाओं का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एज की अगर बात की जाए तो हमने आपको एज भी बता रखी है कि जो सामान्यतः हम मान करके चलते हैं वो शैशवा अवस्था की जो अवधि है वो जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 2 से 12 वर्ष मानी जाती है, और किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। जब हम लोगों ने इनको सिंगल पढ़ा तब हमने आपको बहुत से मनोवैज्ञानिकों के नाम भी बताए कि किसने कितनी अवस्था इनकी मानी है। तो हमने बताया भी होगा, यहाँ जगह भी नहीं है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो जन्म से 2 वर्ष है वो कॉल सैनिक ने मानी है, जन्म से 3 वर्ष रॉस ने मानी है, जन्म से 5 वर्ष की अगर बात करें तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों के कथन इसको लेकर के आए। जन्म से अगर हम 6 वर्ष की बात करें तो अर्नेस्ट जोन्स ने कहा है कि जो शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज की अवधि है वो जन्म से 6 वर्ष है, अर्नेस्ट जोन्स ने कहा। एक महोदया थी, एक महिला थी, श्रीमती हॉरलॉक जी, उन्होंने इस शैशवावस्था की जो अवधि है वो जन्म से 2 सप्ताह बताई। ध्यान दीजिएगा, इसे जन्म से 2 सप्ताह बताई, और 2 सप्ताह से जो 2 वर्ष की अवधि है, श्रीमती हॉरलॉक ने 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवधि को बालपन कहा। क्या कहा? बालपन कहा। ठीक है, इसे बेबीहुड कहा, और कहा किसने? हॉरलॉक जी ने, हॉरलॉक महोदया ने इसे बेबीहुड कहा, बालपन कहा 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था को। खैर, आगे हम लोग इनको देख करके चलते हैं, बातें क्या क्या थी हम लोगों ने पढ़ा है विस्तृत, लेकिन फिर भी एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। तो अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो यहाँ पर जो वृद्धि एवं विकास थी वो तीव्र होती है। हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि जो वृद्धि एवं विकास है शैशवावस्था में, मतलब बातें शारीरिक एवं मानसिक विकास की होंगी, तो वृद्धि एवं विकास तीव्र होगा। आगे बाल्यावस्था की बात करेंगे तो यही जो वृद्धि एवं विकास है, जो बालक की वृद्धि होगी वो स्थिर हो जाएगी, है ना। मतलब जितना बच्चा बढ़ा है उसके अंगों को मजबूती मिलेगी, प्रौढ़ता मिलेगी। ठीक है, और जो विकास है वो कैसा हो जाएगा? मंद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से जो है किशोरावस्था में जब आएंगे तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा वृद्धि एवं विकास है वो क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। यौवन आरंभ के लक्षण प्रारंभ हो जाएंगे, बालक में विकास प्रारंभ हो जाएगा, उसका जो शरीर है वो गठित हो जाएगा, वजन हो जाएगा उसमें, है ना, कंधे चौड़े हो जाएंगे, बालिकाएं हैं उनके लक्षण उभर करके सामने आने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी है संवेगों की। जो संवेग होते हैं, इन संवेगों का इस अवस्था में जन्म होता है। हमने आपसे बताया था कि शैशवावस्था संवेगों के जन्म की अवस्था है ना। बच्चा
संवेग लेकर के उत्पन्न नहीं होगा। बच्चे में जो जन्मतः पाई जाती हैं वो मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। बच्चा जन्म से मूल प्रवृत्तियां लेकर उत्पन्न होगा, लेकिन संवेग यहाँ उत्पन्न होंगे, है ना। मतलब जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, ये बच्चा आने के बाद ऐसी क्रियाएं करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे उसमें क्रोध जैसे संवेग भी जन्म ले लेंगे। तो संवेगों के जो जन्म की अवस्था है वो शैशवावस्था है। और संवेग जहाँ पर परिपक्व होते हैं, जहाँ पर बच्चे संवेगों का नियंत्रण करते हैं, है ना, या हम उन्हें नियंत्रण करना सिखाते हैं, वो बाल्यावस्था है। संवेगों के दमन की अवस्था भी बाल्यावस्था होती है। बच्चों के संवेग अनियंत्रित हैं, जन्म के समय संवेग क्या हैं, उसे उत्पन्न हुए अनियंत्रित हैं। उन अनियंत्रित संवेगों को परिपक्व करने के लिए जो हम नीतियां अपनाते हैं, मतलब बच्चे ने कोई मोबाइल फेंक दिया या कोई सामान तोड़ दिया तो हम उसे दंडित करते हैं, मतलब उसके संवेगों का दमन करने का प्रयास करते हैं कि हम उसके संवेगों को अच्छी दिशा दे सकें। बच्चा चोरी करता है तो उसे मारते हैं, डांटते हैं, क्यों, संवेगों का दमन करते हैं, है ना। मार्गांतरीकरण भी किया जा सकता है उनको, कि अच्छे कामों में बच्चों की ऊर्जा को लगाया जा सके। वो जब हम संवेग टॉपिक पढ़ेंगे तो उन चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो संवेगों के दमन की अवस्था भी बाल्यावस्था है। आगे आकर के किशोरावस्था में संवेगों का प्रदर्शन होता है ना, या तीव्र होते हैं। यहाँ पर भी एक कथन आता है कि तीव्र संवेगों के तीव्र परिवर्तन की अवस्था कौन सी है, तो उस समय कौन सी हो जाएगी, किशोरावस्था हो जाएगी, ठीक है। ये बात हुई संवेगों की। अगला है, हम लोगों ने बात किया कि जो जीवन का आधार काल है वो कौन सा काल है, पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। जीवन का आधार काल शैशवावस्था है। जीवन का निर्माणकारी काल, जो जीवन का निर्माण होगा वो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है। और तनाव एवं झंझावात की जो अवस्था है वो कौन सी है, किशोरावस्था है। बच्चे के अंदर तनाव रहेगा, क्यों, उसके संवेगों का नियंत्रण करना है, समाज के साथ साथ उसे अपनी मानसिकताएं जोड़ करके चलनी है, तो तनाव रहेगा, झंझावात रहेगा, बहुत सारी चीज़ें मस्तिष्क में चलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद अगली जो बात आती है, हम बात करते हैं चिंतन की। ध्यान रखना, जो शैशवावस्था है, इन्फेंसी स्टेज है, इस स्टेज में जो बच्चे का चिंतन है वो अतार्किक होगा। बच्चे का चिंतन अतार्किक होगा। बच्चा केवल क्या पूछेगा कि ये क्या है, उसे ये वाली चीज़ें पता चल जाएंगी, बता दो। उसने सामने देखा, पूछेगा क्या है, कौवा है ना, फिर पूछेगा वो क्या है, ये क्या है ना। एक ही चित्र को बार बार पूछेगा, ये कौन है ना, जैसे। तो ये चीज़ें हैं कि बच्चे का जो भी चिंतन है वो अतार्किक होगा। प्रश्न क्या वाले होंगे, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चे का जो चिंतन है वो तार्किक हो जाएगा, है ना। वो मूर्त वस्तुओं पर, तार्किक और कैसा, मूर्त। ध्यान दीजिएगा, बच्चा चिंतन, मूर्त का मतलब क्या है कि बच्चा चिंतन केवल उन्हीं वस्तुओं का कर सकता है जो वस्तुएं उसे दिखाई पड़ती हैं, जो वस्तुएं उसके सामने रखी हुई हैं, है ना। जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उस पर वह चिंतन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मूर्त वस्तुओं पर चिंतन होगा, और जो चिंतन होगा या तार्किकता होगी वो अनौपचारिक होगी, है ना। मतलब यहाँ पर हम बच्चे को जो सिखाएंगे उसका कोई निश्चित उद्देश्य या समय नहीं होगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि जिसका ना तो कोई उद्देश्य हो, ना तो कोई उद्देश्य हो और ना ही कोई समय निर्धारित किया जाए, है ना। जैसे उदाहरण लेते हैं कि हमने कहा कि किसी अतिथि का हमारे घर में आगमन हुआ, उस स्थिति में क्या हुआ कि बच्चे ने अगर पैर नहीं छुआ तो हम उसे कहते हैं बेटा जाओ पैर छुओ जा करके, है ना। तो मूर्त रूप से अतिथि आया हुआ है और बच्चे के अंदर चिंतन कि बड़ा व्यक्ति है और बड़े व्यक्ति का हमें आदर सम्मान करना चाहिए, उससे हमने क्या कहा, पैर छू जा करके, है ना। ना तो समय निर्धारित है कि अतिथि कब आएगा, ना ही उद्देश्य, है ना। हो सकता है बच्चे ने पैर छू लिया हो तब हम उसे वो चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो जो चिंतन है वो चिंतन कैसा होगा, तार्किक होगा और मूर्त होगा, जो वस्तुएं उसे सामने दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद अगला है जो चिंतन किशोरावस्था में या एडोलसेंट में करेगा, एडोलसेंस अवस्था में करेगा, वो चिंतन अमूर्त होगा। मतलब अब वह बच्चा जो यहाँ क्या करता था, यहाँ क्यों वाली चीज़ें आ जाएंगी, क्यों के प्रश्न होंगे, यहाँ पर आ जाएगा कि अब चिंतन कैसे होगा, है ना, कैसे हो रही हैं। मतलब जो चीज़ें उसके सामने नहीं रखी हैं उन पर भी वह चिंतन कर सकता है,
है ना। हमने उससे कहा कि जो मोटरसाइकिल है उस मोटरसाइकिल में वही ईंधन डाला जाता है जो ट्रैक्टर में डाला जाता है ना। अब इस स्थिति में, इस चिंतन में, किशोरावस्था में वो डीजल या पेट्रोल के बारे में उसे जानकारी होगी कि हाँ वो तरल ईंधन है जिसे हम खरीदते हैं किसी पेट्रोल पंप में जा कर के। तो चिंतन है तार्किक होगा, उसके सामने जो भी उसके तथ्य हम उसे प्रस्तुत करेंगे वो तथ्य वैज्ञानिक होंगे, है ना। अगर हम वैज्ञानिक तथ्य उसे नहीं बताते हैं तो वह हमारी बात को नहीं समझेगा। जो चिंतन है वो तार्किक होगा और अमूर्त वस्तुओं पर चिंतन होगा और औपचारिक प्रारंभ हो जाएगा, है ना। औपचारिक चिंतन का मतलब क्या हुआ कि अब बच्चे के जो चिंतन की बातें होंगी, मतलब स्थितियां भी हमारी होंगी, हम बता करके करेंगे। जैसे हम ये कह लें कि किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था है और हमें ये पता है कि कक्षा 10 के मार्क्स हमें आगे मदद करेंगे, कक्षा 12 के मार्क्स हमें आगे मदद करेंगे, मतलब उन्हें पढ़ने के लिए हम अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे कि हम अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर पाएं और किसी अच्छे विद्यालय में एडमिशन ले सकें, मतलब औपचारिक हो गया, वैज्ञानिक तथ्यों पर चलेगा बालक। ठीक है, ये बातें हुई। इसके बाद आगे देखते हैं तो अगला है सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल। हमने आपको बताया कि सीखने का आदर्श काल या अनोखा काल शैशवावस्था को कहा गया और कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वैलेंटाइन थे। जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो वैलेंटाइन है। आगे है जीवन का अनोखा काल या इसी को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, कार्ल एवं ब्रूस ने कहा। ठीक है, दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, चाहे जीवन के अनोखा काल की बात की जाए या संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बात की जाए। कार्ल एवं ब्रूस ने कहा, किस अवस्था को कहा? बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड एज को कहा। ठीक है, इसके बाद जो जीवन का कठिन काल है, इसे जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा। किशोरावस्था, क्यों? तनाव झंझावात की अवस्था है, ये जीवन का कठिन काल है ना। हमें हमारे उद्देश्यों का पता नहीं होता है कि हमारी जो जीवन है या हमारे उद्देश्य क्या हैं, वो किस दिशा में जाएंगे, कौन सी दिशा हमें अच्छी होगी, है ना। इन चीज़ों को चुनने में हमें समस्याएं होती हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है ना। माता पिता के द्वारा बताई गई अच्छी बातें हमें खराब लगती हैं, बुरी लगती हैं, और किसी मित्र की या मीठी बातें किसी ऐसे व्यक्ति की जो हमारा हित नहीं चाहता है उसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, इसलिए जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बातें हैं, आत्म प्रेम या नर्सिज्म की अवस्था। जो आत्म प्रेम का मतलब हुआ खुद से प्रेम, स्वयं से प्रेम, है ना। बच्चा खुद से बहुत प्रेम करता है, तो आत्म प्रेम या नर्सिज्म प्रेम या स्वप्रेम की अवस्था शैशवावस्था को फ्रायड ने कहा है। किसने कहा? फ्रायड ने कहा है। आगे बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा। बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड एज को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, किलपैट्रिक ने कहा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने बात किया था वीडियो में, तनाव, तूफान, संघर्ष एवं विरोध की अवस्था। तनाव, तूफान, संघर्ष एवं विरोध की अवस्था स्टेनले हॉल, है ना। फादर ऑफ एडोलसेंस हमने आपको बताया था कि इन्हें किशोरावस्था का पिता भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक भी थी एडोलसेंस, है ना। उस पुस्तक को भी हमने आपसे बताया था कि तनाव, तूफान, संघर्ष एवं विरोध की अवस्था, इसे किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा। और चीज़ें इसमें मिथ्या परिपक्वता काल, इसे रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल रॉस ने कहा है। इसके बाद अन्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो पहला जो बिंदु है वो हमारी सामाजिकता है। हमने आपसे बताया कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर कोई भी सामाजिकताएं नहीं पाई जाती हैं, है ना। सामाजिकता के गुण जो परिलक्षित होते हैं वो बाल्यावस्था में होते हैं। ठीक है, और बाल्यावस्था में ये संवेगों पर डिपेंड करते हैं कि बच्चे कैसे सामाजिक हो रहे हैं। जितना संवेगों को हम उनके नियंत्रित रख पाएंगे, अच्छे से अच्छे बता पाएंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर अच्छी सामाजिकताएं विकसित होंगी। ठीक है, नैतिकता की बात करें तो नैतिकता भी इस शैशवावस्था में नहीं होती है। बाल्यावस्था में बात करेंगे तो जो नैतिकताएं हैं, सामाजिकताएं हैं, वो आ जाती हैं, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यतः बालक जो है वो बहिर्मुखी होता है। अगर इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो बालक है वो बहिर्मुखी होगा, जो बालक के लक्षण हैं वो बहिर्मुखी होंगे। ठीक है, लेकिन किशोरावस्था में बच्चा अंतःमुखी हो जाता। बहिर्मुखी का मतलब क्या हुआ कि बच्चे के अंदर जो दोस्त हैं उसके, वो अपने खिलौनों के साथ दूसरों के साथ खेलना पसंद करेगा,
है ना, वो भी बढ़ जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो ऐसी चीज़ें, यहाँ पर किशोरावस्था में जो बच्चा है वो अंतःमुखी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बहिर्मुखी दोनों की विशेषताएं। यहाँ पर भी अंतःमुखी होंगे, जो बच्चे होंगे कुछ होंगे अपने खिलौने अपने पास ही रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, है ना, कुछ होंगे दूसरों के साथ शेयर करेंगे, कुछ होंगे, हम लोग क्रिकेट मैच खेलते थे तो कभी कभी क्या होता था कि यही तो बातें होती थी कि हम उस दिन आए थे, तुम्हारे पास बैट था, तुमने हमको नहीं खिलाया, आज हम तुमको नहीं खिलाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें बहिर्मुखता वाली हैं। कभी कभी क्या होता ना तुम हमको खिलाओ ना हम तुमको खिलाएंगे, हम अपने से खेलेंगे, तुम अपने से खेलोगे, क्यों? क्योंकि हम तुमको अपनी सामान देंगे तो तुम तोड़ दोगे, ठीक। तो ये कंडीशन भी है, जब हम सामने वाले को खेलने का दे रहे हैं, सामाजिकताएं आ गई हैं तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति, और अंतःमुखी का मतलब हम केवल स्वयं से संपर्क रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हुई। इसके बाद अनुकरण की प्रवृत्ति है। अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था की विशेषता है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से आगे भी सीखता है, बाल्यावस्था में भी प्रवृत्ति बनी रहती है, किशोरावस्था में भी ये प्रवृत्तियाँ स्थायी रूप से बनी रहती हैं। हम देख करके बहुत कुछ सीखते हैं, हालांकि कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को देख करके सीखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं इस अवस्था में, ठीक है। इसके बाद और चीज़ें हम लोगों ने देखी जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता थी, जिसे हमने आपको डर्टी एज बताया था, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। हमने आपको स्मार्ट एज भी बताया था, बाल्यावस्था की विशेषता है गैंग एज, लेकिन अस्थायी। इस बात को ध्यान रखना, गैंग एज होगी लेकिन कैसी होगी? अस्थायी। हमें समूह में रहना तो पसंद होगा लेकिन वह समूह स्थायी नहीं होगा, भविष्य में जा करके उस समूह में विघटन हो सकता है, ठीक है। आगे टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था को बता चुके हैं हम, टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। और प्लेइंग एज, ध्यान रखना, ये उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था का लक्षण हो जाता है। ये टॉय एज मतलब खिलौनों की आयु, ये खिलौनों की आयु है और ये खेलने की आयु है। जो खिलौनों की आयु कही जाती है टॉय एज, ये पूर्व बाल्यावस्था है, और प्लेइंग एज उत्तर बाल्यावस्था है। प्लेइंग एज उत्तर बाल्यावस्था हॉरलाक महोदया ने इसे कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किशोरावस्था के जो अन्य विशेषताएं हैं उन्हें देखते हैं। तो इसे टीन एज कहते हैं, टीनेजर कहा जाता है। किशोरावस्था में जो युवक रहते हैं 12 से 18 वर्ष की जो एज है वो टीनेजर्स होती है, टीन एज कहा जाता है किशोरावस्था को। गैंग एज, यहाँ देखना, यहाँ हमने बताया गैंग एज अस्थायी है, लेकिन हम यहाँ पर स्थायी समूहों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। अक्सर इस अवस्था में हमारे बने हुए जो मित्र होते हैं वो मित्र सारी जिंदगी ताउम्र हमारे साथ होते हैं, है ना। तो गैंग एज जो है वो स्थायी होती है इस अवस्था में, किशोरावस्था में, या स्थायी समूह की जो प्रवृत्ति है किशोरावस्था का गुण है। इसके बाद इसे गोल्डन एज या स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। गोल्डन एज या स्वर्ण काल किशोरावस्था को कहते हैं। क्यों? बहुत सी तरंगे, बहुत सी उमंगे, बहुत सा उत्साह, बहुत सी देशभक्ति, ये सारी बातें हमारी इस अवस्था में हमारे मन में होती हैं। गोल्डन एज है, हम ऐसी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, है ना। तो गोल्डन एज का मतलब क्या हुआ कि उमंग का जो स्टेज है, उमंग है, उत्साह हमारे अंदर भरा हुआ, देश प्रेम की भावनाएं कूट कूट के भरी होती हैं, ठीक है। आगे है संक्रमण काल। ध्यान रखना, किशोरावस्था को जीवन का संक्रमण काल या संधिकाल कहा जाता है, या इसी को संक्रांति काल भी कहते हैं, ठीक है। तो जीवन का संक्रमण काल, संधिकाल या संक्रांति काल कौन सी है? वो किशोरावस्था का लक्षण है, ठीक है। तो ये कुछ सारी बातें थी जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं, टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी, है ना। एक साथ लाने का प्रयास किया, काफ़ी सारी बातें, बहुत सी हो सकता है छूट गई हों। आप जो पुराने वीडियो हैं जिनको अलग अलग हम लोगों ने देखा है उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको आप देखिए। बाकी स्टार्ट जो हैं कक्षाएं चालू होने वाली हैं हम लोगों की, तो ऑफलाइन क्लासेस हम लोग जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ एक एक तथ्यों पर विशेष रूप से और गहन चर्चाएँ होंगी कि किसी भी तरह के प्रश्न छूटने ना पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं समझ में बातें आपको आई होंगी। एक बार पुनः आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।